आ रहा है। कितना जिला में है हम लोग का? एसपी संथाल परगना। संथाल परगना कौन सा भाग को कहा जाता है? धीरे धीरे आएंगे एसपीटी में हम लोग, पहले उसका जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेंगे। कौन सा भाग होगा एसपीटी मतलब संथाल परगना? अरे अगर संथाल परगना झारखंड का कौन सा एरिया होगा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या कुछ और? उत्तर। उत्तर पूर्व होगा ना? इस डायरेक्शन में तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो कभी कभी लोकेशन से भी पूछा जा सकता है कि एसपी किधर है संथाल परगना, तो झारखंड का कौन सा होगा? उत्तर पूर्व। एसपी संथाल परगना में कितने जिले होंगे? इसका नाम क्या होगा? देवघर, ये जामताड़ा, ये दुमका, ये ये तो संथाल परगना निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लागू नहीं है? तो क्या होगा? इस छह के अलावा जो भी जिला होगा उसमें लागू नहीं होगा। तो टोटल संथाल परगना जो है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कितने जिलों में लागू होता है? छह। इनमें से कौन सा दो जिला है जो बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल को भी सीमा रेखा को स्पर्श करता है? कौन कौन सा है? हाँ, दुमका और साहेबगंज। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? साहेबगंज सबसे उत्तरी है। और सबसे पूर्वी कौन सा होगा? पाकुड़, क्योंकि ये उत्तर वाला, लेकिन ये पूर्व ये ज्यादा निकाल दिया ना अभी मिटा के। तो सबसे पूर्व में कौन सा होगा? पाकुड़। तो हम लोग जो यहाँ का जो जमीन जो है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और वो हम लोग शुरू करेंगे। तो कोई भी क्षेत्र में नियम कानून तभी बनते जब वहां पे अतिक्रमण होना शुरू हो जाता है कि नहीं? यहाँ संथाल परगना, यहाँ जो संथाल लोग थे या उसके पहले पहाड़िया लोग थे, तो लोग आकर यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इसी क्रम में ब्रिटिश आए, तो लोग क्या हुआ, या ब्रिटिश के साथ साथ और भी बाहर की जैसे जमींदारी व्यवस्था कब शुरू हुआ है हम लोग का? स्थायी बंदोबस्त 1793 में स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त का हम लोग का मेन पार्ट कहाँ था? बंगाल। और बंगाल हम लोग का ये क्या, बृहद झारखंड बंगाल का पार्ट हुआ करता था। और ये एरिया भी बंगाल से टच हो रहा था, तो ये भी हम लोग का इनडायरेक्टली किस में हम लोग का आ गया था? स्थायी बंदोबस्त के तहत आ गए थे। वो जब स्थायी बंदोबस्त का मेन ही कारण क्या था वहां पे? जमींदारी व्यवस्था लागू होना। बाहर के जमींदार लोग आकर यहाँ जमींदारी ये करने लगे।
तो वो लोग आकर इस एरिया क्या टैक्स वगैरह लेंगे अपना जमीन का, चूंकि यहाँ पे आदिवासी लोग या जो मूलवासी लोग था वो लोग का जमीन से संबंधित कागजात वगैरह नहीं था, तो वो लोग को यहाँ से, चूंकि ये लोग मतलब भोला भाला, तो ये लोग का हटा के जो बाहर के लोग आ रहे तो वहां ये लोग अपना आवास वगैरह सब बनाना शुरू कर दिया। ये लोग का क्या हुआ, जनसंख्या कम होने लगा, ये लोग का अपना जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश सरकार ने जंगल एरिया को क्या कर दिया, जंगल एरिया में जंगल को पूरा अपना संरक्षण करने के नाम पे जंगलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फिर जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था, क्या था उसमें, पहाड़िया विद्रोह जो हुआ, क्या कहा गया उसको, जो नियम आया था, क्या कोई था, दीवाने को ही नहीं, दामिनी क्या नाम था, दामिने को, तो इससे संबंध एक्ट आने के बाद क्या हो गया, क्षेत्र पूरा सरकार के हाथ में चला जाता है। तो कोई जो आदमी बचपन से या उनके पूर्वजों से वही जमीन पे हैं और उन लोग को बेदखल किया जाएगा, तो क्या उसमें फिर विद्रोह होने का जायज है कि नहीं, जाने लाजमी है। तो विद्रोह का, तो इसी विद्रोह के क्रम में फिर 1872 में, और 1872 के पहले 1855 में, 1855 मतलब संथाल विद्रोह कब हुआ है, 55-56। तो इसी दौरान इस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए संथाल परगना को 35 नहीं सॉरी 37 रेगुलेटिंग 1855 के तहत नॉन रेगुलेशन जिला या एरिया घोषित कर दिया गया था। 18 कब, 1855 को। तो यहां लिख लीजिए आप लोग कि संथाल परगना को 37 रेगुलेशन, अच्छा 37 रेगुलेटिंग के तहत 1855 में नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया था। आप लोग इसको लिखते चलिएगा जो जो मेन पॉइंट है। नेक्स्ट 1855 के बाद फिर से हम लोग का विद्रोह देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम जैसे सिद्धू कान्हू जो हम लोग का संथाल विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह होने के बाद कुछ समय तक स्थिति सामान्य था, यहाँ पे फिर अंग्रेज लोग उतना आक्रमण करना या उत्पात करना छोड़ दिए थे। लेकिन जैसे जैसे ये लोग मतलब टाइम बीतता गया, फिर अंग्रेजों ने अपना जो वो लोग पहचान है, लूटना, औपनिवेशिक हित के लिए काम करना, तो लोग फिर शुरू कर देता है। तो इसी क्रम फिर से लोग विद्रोह हो जाता है, और इसी दौरान फिर 1872 में और एक एक्ट आता है, और इसको बोला जाता है संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम। संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम ये 1872 को आया। कब आया ये, 1872 को। हाँ, संथाल परगना बंदोबस्त नियम लिख लिया इतना दूर। 12 मार्च को पारित होता है ये एक्ट, कौन सा, संथाल परगना बंदोबस्त, और 1 मई से ये लागू हो रहा है। नॉन रेगुलेशन जिला जो है वो किसका परिणाम है, संथाल विद्रोह का परिणाम है। संथाल विद्रोह चूंकि हो गया तो उस टाइम नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, और उसके साथ साथ जो मांझी परगना शासन व्यवस्था था उसको भी मान्यताएं प्रदान कर दी गई। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का अध्यक्ष कौन होते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान मांझी होता है जी।
इतना सिंपल सिंपल चीज आप लोग गलत करेगा तो कैसे चलेगा। आज टेस्ट भी तो उसी का था ना। तो संथाल परगना जो टेनेंसी एक्ट है ये जनरली 6 जिलों में लागू है। देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। सबसे पहले जब तिलका मांझी ने विद्रोह शुरू किया था, फिर उसके बाद सिद्धू कानू आंदोलन वगैरह सब शुरू हुआ, तो ये सब जमीन से संबंधित ही था। और इसी के क्रम हम लोग संथाल परगना टेनेंसी TENAN टेनेंसी एक्ट 1949 को ही आया ना। हाँ। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में टोटल कितने अध्याय है और धाराएं कितनी है। अध्याय कितना है। 9 और धाराएं 72, इतना ही है। पहला अध्याय में धाराएं कहां से कहां है। पहला में 1 से 4, दूसरा में 5 से 11, तीसरा में 12 से 26, चौथा में, चलिए याद है कि नहीं है। 27 से 42, फिर पांचवा में 52 या 53, 43 से 52, छठा में 53, सातवां 54 से 63, फिर 64 से 70, 64 से 68 और फिर 69 से 70। तो इतना हम लोग को याद रखना है। तो सभी धारा इंपॉर्टेंट है, ये जो मेन मेन है उसको पढ़ना है हम लोग को। क्या हुआ, सभी धारा पढ़ना है, लेकिन हम लोग को मेन मेन जो है उसको ज्यादा फोकस करेंगे। पढ़ने के लिए हम लोग 3 सेगमेंट में पढ़ेंगे। जब भी हम लोग पढ़ेंगे पहला 3 अध्याय को एक साथ पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरे दिन हम लोग इसको करेंगे और फिर ये। तो जब रिवीजन करना होगा तो 3-3 के ग्रुप में करके करेंगे। आज कोशिश करते हैं तीनों को कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 2 कम से कम कंप्लीट करना है। तो SPT एक्ट में टोटल कितने अध्याय है। 9 धाराएं। पहला अध्याय धारा कितना से कितना है, 1 से 4। इसका नाम क्या है, पहला अध्याय क्या, क्या है, प्रारंभिक संक्षिप्त नाम, प्रसार और परिभाषा। इतना है हम लोग का। कौन सा ये में है, ये सॉरी कौन सा अध्याय में है। हाँ, दूसरा में क्या है, ग्राम प्रधान और मूल
रैयत, और तीसरा में ग्राम प्रधान मूल रैयत, और ये ओनली रैयत। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे 3 अध्याय को कंप्लीट करने का, ठीक है ना। चलिए कोशिश करने हम लोग को क्लास में आधा याद हो जाने का। 9 अध्याय 72 धाराएं। पहला अध्याय में प्रारंभिकी, संक्षिप्त नाम, प्रस्ताव और परिभाषा। धारा कौन सा है? 1 से लेकर 4। दूसरा अध्याय ग्राम प्रधान और मूल रैयत। धारा कितना है? 5 से 11। तीसरा अध्याय ओनली रैयत है। धारा कौन सा है? 12 से 26। तो चलिए हम लोग आते हैं फिर अध्याय 1 में। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा या फिर बाद में बना लीजिएगा, वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये नोट्स बनाना ही होगा थोड़ा बहुत, या फिर बुक में है तो वहीं पे आप लोग साइड में कर लीजिए, लेकिन रफ एक रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अध्याय प्रारंभिकी, संक्षिप्त नाम, प्रसार और परिभाषा, यही है ना। 1 नंबर में धारा कितना? 1 से लेकर 4। धारा ये हम लोग का अध्याय है, ठीक ना। अब धारा 1 में आ रहा है। धारा 1 में क्या हो रहा है? प्रारंभक तो हो ही रहा है। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी जैसे हम लोग जो भी टॉपिक पे बात करेंगे तो उसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे हाँ कि ना। तो इंट्रोडक्शन तो पहला धारा में क्या होगा हम लोग का? संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम किसका? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का। तो क्या नाम होगा? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। संक्षिप्त नाम में इसका पूरा नाम होगा, ठीक। दूसरा एक ही में ये भी है कि इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार, ये नियम तभी लागू होगा जब राज्य सरकार इसको मतलब लागू करेंगे। तो लागू होने जो प्रारंभिक होगा, प्रारंभिकी, ये किस पर डिपेंड करेगा? प्रारंभ कौन करेगा? किसके डायरेक्शन पर होगा? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये हम लोग किस में? धारा 1 में संक्षिप्त नाम। और संक्षिप्त नाम से भी अगर आपको पहले देखना होगा, अगर इसके हेडिंग के आधार पर, तो हेडिंग के आधार पर क्या होगा? पहले प्रारंभ, तो प्रारंभ किसके आधार पर होगा? झारखंड सरकार जब चाहे इसको लागू कर सकती है। ये एक्ट तो लागू आया है हम लोग का 1949 में, लेकिन आगे ये सरकार जब चाहे इसको लागू कर सकते हैं। कौन सा एरिया में? संथाल परगना एरिया में। टोटल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, यही है ना। प्रारंभ हो गया। अब दूसरा धारा में, ये दूसरा धारा में क्या है हम लोग का? ये हो गया, ये हो गया। अब प्रसार बोल रहा है। प्रसार तो कितने ये में प्रसार होगा? ये 6 जिलों में। और प्रसार अगर यहाँ पे अधिकार दिया होगा तो ये भी अधिकार है कि राज्य सरकार चाहे तो किसी एक क्षेत्र में, मतलब जो संथाल परगना एरिया है, किसी एक क्षेत्र में इसको थोड़ा कानून नहीं भी लागू कर सकता है, या उसके लिए कुछ अलग तरीके से भी लागू कर सकता है, या पूरे एरिया में नहीं लागू कर सकता है। तो ये सब जो है
किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि संथाल परगना एक्ट, एसपीटी एक्ट, जैसे कि मान के चलो मुझे साहेबगंज में नहीं लागू करना है, तो साहेबगंज में नहीं लागू करना है तो ये कौन, मैं डिसाइड करूंगा, आप या झारखंड सरकार? झारखंड सरकार या राज्यपाल, ऑप्शन में राज्यपाल भी रहेगा। तो कौन लागू करेगा या नहीं करेगा? एसपीटी कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार। ठीक ना, भले राज्यपाल है लेकिन वो वहां पे राज्य सरकार आपको दिखना है। तो दूसरा में क्या है, प्रसार के साथ साथ सीमाएं है ना? नहीं, प्रसार एक ही में। अच्छा, प्रसार एक में करिए, लेकिन प्रसार का जो वापसी होगा वो कौन सा ये में होगा, धारा? जैसे कौन से जिले में लागू किया हुआ है, अगर उसको चेंज करना है या उस जिले में लागू नहीं करना है, मतलब जो संथाल परगना एक्ट को, ये टेनेंसी एक्ट को हम जो लागू है उसको हटाना है या उसका मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए कौन सा धारा है? हाँ। तीसरा में क्या है, निरसन में क्या लिखा हुआ है? निश्चित। इसका मतलब मान के चलिए कोई एक एक्ट है जो एसपीटी के एक्ट को काउंटर कर रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहा है, या फिर इसका जो एक्ट है वो कुछ और वो प्रावधान दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा एक्ट होगा उसको वहां से फिर मतलब जीरो या शून्य घोषित किया जाएगा, जहां जहां तक एसपीटी का ओवरलैप करेगा। आप लोग सुने होंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि फंडामेंटल राइट्स किसी दूसरे एक्ट के मतलब किसी दूसरा एक्ट फंडामेंटल राइट्स को ओवरलैप कर रहा है, तो जो बाकी जो दूसरा एक्ट होगा उसको फिर क्या कर दिया जाता है, अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से एसपीटी एक्ट के विरोध या एसपीटी एक्ट में अगर कोई ओवरलैप हो रहा है दूसरा कानून, तो कानून क्या होगा, वहां तक शून्य माना जाएगा। तो इसीलिए बोला गया आठ, ये धारा 3 में क्या है, निरसित करना। समझ में आया? अरे हाँ कि ना, सोते रहते हैं आप लोग। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? पढ़ लीजिए, समझे। एसपीटी सीएनटी अगर आपके हाथ में आ गया तो जेपीएससी का 50% सिलेबस अपने हाथ में है, समझे। भले टाइम लगेगा 1 महीने के आसपास, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार। और सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लगता है जेपीएससी में तो सीएनटी और एसपीटी। चौथा में क्या है, परिभाषाएं। तो परिभाषाएं क्या क्या चीज का परिभाषा है अभी हम लोग को यहाँ करना है। सॉरी, परिभाषा में क्या क्या परिभाषा करना है? हाँ, ये मिटा देना ऊपर तक। पहला में क्या है, प्रारंभिकी, प्रसार और संक्षिप्त नाम। दूसरा में क्या था, वापसी, कौन कौन से जिला में वापसी कर सकते और क्यों कर सकते हैं। तीसरा में निरसत होगा कि कोई एक्ट अगर इसको ओवरलैप कर रहा है एसपीटी को, तो वहां से वो शून्य माना जाएगा। चौथा में है परिभाषाएं। परिभाषाएं, चलिए। रैयत का मतलब क्या होता है बताइएगा। आदिवासी, गैर आदिवासी, खास ग्राम, खास ग्राम के बाद और क्या था, जमाबंदी, रैयत, लगान, और क्या क्या है। रैयत किसको कहेंगे?
जमींदार या भूस्वामी, इसके बारे में सबकी जानकारी है ना आप लोग को? अरे रैयत का मतलब क्या होता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। सब भूमि धारण जो करते हैं, हाँ, गुड। भूस्वामी, भूस्वामी क्या है, इसके पास पूरा एरिया है, मान के चल झारखंड राज्य है, तो जो मालिक है पूरा जमीन का, क्या वो जमीन पूरा एरिया वो खुद वो खेती कर सकता है क्या? मान के चलो पूरा झारखंड में किसी एक व्यक्ति का है, या पूरा गांव का गांव एक व्यक्ति का है, तो पूरा क्या वो गांव वाला पूरा खेती कर सकता है पूरा जमीन को एक ही आदमी? क्या हुआ? नहीं कर सकता है। तो ये क्या करेगा, किसी को बोलेगा ठीक है, आप ऐसे भी आपका कुछ जमीन वमीन नहीं है, आप हमें कुछ पैसा दीजिएगा। ये किसी व्यक्ति को दिया कि इस क्षेत्र में आप खेती बाड़ी करिए, ठीक, खेती बाड़ी करने के लिए दे रहा है। तो अगर इस अपने क्षेत्र का ये लेगा, किसी को देगा, तो इसके बदले इनको जो अनाज में फायदा होगा इसको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, स्वामी को, भूस्वामी को? तो जिस रूप में दिया जाएगा उसको क्या कहा जाता है? लगान। तो लगान किसको प्राप्त होता है? किसको? कौन देता है? वो यहाँ पे ए व्यक्ति है, तो उस ए व्यक्ति का नाम क्या होगा? रैयत। रैयत उसको कहेंगे जो भूस्वामी के अधीन में कुछ जमीन लेता है और उस जमीन पे या तो खुद या अपने परिवार या किसी को पैसा देकर काम करवाता है, उस व्यक्ति को रैयत कहा जाता है। अपना जितना भी उपज होता है उसका कुछ प्रतिशत भूस्वामी को देता है, जिसके बदले वो जमीन लिया है। तो जो रकम देता है उसको लगान कहा जाता है। तो रैयत किसको कहेंगे? जो भूस्वामी से या जमींदार से कुछ पट्टा भाग लेता है और उसके बदले लगान चुकाता हो, जो खेती कृषि कार्य करने के लिए लेता है। तो रैयत समझ में आ गया ना? हाँ कि ना? रैयत समझ में आ गया, लगान समझ में आ गया, और ये जमींदार और भूस्वामी जो जमीन का मालिक है। जमाबंदी रैयत, अभी मान के चलिए हमारे पास जमीन है, हम लोग किसी एक व्यक्ति को बोले कि जाओ उसमें चाष बास करके हम लोग को जितना भी है साल में जितना है उसका दे दीजिएगा, चाहे धान मतलब खड़ी फसल में या फिर उसको साफ करने के बाद, ये हम लोग अपने मौखिक रूप से बोल दिए। लेकिन जब हम लोग इसको रिपोर्ट कागजात मतलब ये क्या बोलते उसको लीज टाइप से अगर किसी को देंगे कि 5 साल तक आप इसमें काम करिए और उसका बदले जो भी इनकम होगा वो हम लोग को लगान के तरीके से देना है, तो अगर कुछ कागजात बना के अगर हम लोग कुछ करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा रैयत बोलेंगे? जमाबंदी रैयत, जो मतलब औपचारिक रूप से जो होता है। समझ में आया? नहीं सर, गुड। आपके पास जमीन बहुत सारा है, ठीक, आपने किसी व्यक्ति को बोले, या मान के चलो आपके पास रोड किनारे जगह है, आपके पास ये एनएच है और ये रोड किनारे आपका जमीन है, आपके पास उतना अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि आप इसमें कुछ बिजनेस वगैरह करेंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो बोलेगा मुझे ये वाला पार्ट चाहिए और ये मुझे 15 साल 20 साल के लिए चाहिए, तो इसके बदले जितना पैसा मुझे लगेगा वो आपको दे देंगे। तो ये क्या होगा, एक पत्र मतलब एक औपचारिक रूप से हो रहा है ना, पेपर पत्र में से काम हो रहा है ना।
हाँ, जैसे 20 साल का है, 20 साल के बाद फिर ये मालिक को चला जाएगा जमीन। तो इस टाइप से जो मतलब लिखा पढ़ी करके जो रैयत होता है उसको जमाबंदी रैयत कहा जाता है। हाँ। और बाकी अगर आपको ऐसे ही गांव घर में कोई अगल बगल है उनका खेती बाड़ी नहीं है तो थोड़ा दया है, चलो जाओ इसमें काम कर लीजिए और अपना भी परिवार को पालिए, फिर मेरे को भी जो पैसा होगा कुछ हिस्सा मेरे को भी दे देना। तो जो मौखिक रूप से है वो रैयत बाड़ी का काम करता है, लेकिन रैयत का। लेकिन जब जमाबंदी बोलेगा तो ये थोड़ा औपचारिक रूप से होता है। समझ में आया? आप लोग गांव में सुने होंगे कि ये जगह क्या जगह है, खास जगह है। आप लोग सुनते होंगे घर में थोड़ा बहुत अगर जमीन से संबंधित बातचीत होता है तो खास जगह इसका मतलब है कि इसका कोई अपना भूस्वामी नहीं है, यही होता है ना। नहीं सर, रजिस्ट्री मतलब जगह होता है उसको खास भूमि बोलते हैं। नहीं होता खास। खास में एक्चुअली हाँ, खास में जो बाहुबली है वही हथिया लेता है। खास का मतलब एक टाइप से सरकारी जमीन टाइप का होता है, इसमें किसी व्यक्ति का ये नहीं होता है। तो उसी तरीके जब खास ग्राम की बात करेंगे, खास ग्राम उस ग्राम को कहेंगे जिसमें मूल रैयत ना हो या फिर ग्राम प्रधान ना हो। तो ऐसे ग्राम जिस ग्राम में मूल रैयत ना हो या फिर ग्राम प्रधान ना हो तो उस प्रकार का जो ग्राम होगा उसका हम लोग खास ग्राम कहेंगे। भले उसके पहले वहां पे मूल रैयत था या ग्राम प्रधान था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्तमान में नहीं है, अगर उस गांव में मूल रैयत और ग्राम प्रधान तो उसका हम लोग बोलेंगे खास ग्राम। मतलब मूल रैयत जो उस गांव को जो बनाया है वही लोग नहीं है, वो रैयत थी। साथ ही जो ग्राम का प्रधान है वो भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो खास ग्राम होगा। समझ में आया? हाँ। ये सब कुछ कुछ परिभाषाएं हैं और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आदिवासी और गैर आदिवासी। अनुसूची ख में, एसपीटी के अनुसूची ख में जो जाति का नाम उल्लेख है वो आदिवासी है और जो जाति का नाम उल्लेख नहीं है वो गैर आदिवासी है। ठीक है ना? समझे? बाकी आगे जो जो भी उस टाइप से शब्दावली है हम लोग उस टाइम देखेंगे। तो अध्याय 1 में 1 से लेकर 4 धाराएं हैं, जिसमें पहला में है कि प्रारंभिक की संक्षिप्त नाम और प्रसार। प्रारंभिक कौन करेगा? राज्य सरकार जब चाहे कर सकती है। संक्षिप्त नाम में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट इसका नाम होगा और प्रसार ये 6 जिलों में होगा संथाल परगना के। दूसरा अध्याय में हम दूसरा धारा में है कि जो जो क्षेत्र में वहां से उसको वापस करने का है, कि कोई भी क्षेत्र में इस कानून को बंद कर सकते हैं या उसको वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा में निश्चित करना है और चौथा में परिभाषाएं हैं। अध्याय 2 में क्या है? मूल मूल रैयत और ग्राम प्रधान 5 से लेकर 11। कहां से कहां जा रहा है? 5। 5 में है कि कोई जैसे कि मान के चलो कोई खास ग्राम है, कोई ग्राम है तो ग्राम क्या बिना मालिक क्या सही तरीके से चल पाएगा, कंडक्ट हो पाएगा? नहीं। तो इसलिए कि अगर कोई खास ग्राम है और उसको अगर चलाना होगा तो कोई ना कोई ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना जरूरी है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ ग्राम प्रधान की नियुक्ति किया जाएगा। किसका नियुक्त करना है? ग्राम प्रधान। हाँ, ग्राम प्रधान की नियुक्ति। तो
धारा 5 में क्या है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति। तो ग्राम प्रधान की जो नियुक्ति होगा वो कौन करेंगे? क्योंकि यहाँ मूल रैयत तो है नहीं, तो रैयत या फिर भूस्वामी ये लोग क्या करेंगे, प्रस्ताव आवेदन करेंगे, और इस आवेदन का 2/3 सदस्य सहमति होना चाहिए। कितना का 2/3 सहमति किसका? जमाबंदी रैयत का। जमाबंदी रैयत, जितना जमाबंदी रैयत है उनका 2/3 सदस्य अगर इसको सहमति देंगे, किसको? जो रैयत और भूस्वामी जो आवेदन करेंगे, किसके लिए, किसकी नियुक्ति के लिए? ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए। तो ये हम लोग किसमें, 5 में है, ठीक है ना। तो ये सब जो रहेंगे, तो ग्राम प्रधान को जो लोग जिसके नाम पर देगा, तो ये सिर्फ ये लोग के सहमति से ही होगा या इसका फिर वेरीफाई करेंगे? कोई रहेंगे ना इसको फिर यहाँ सच में हुआ, तो ये कहाँ पे होगा, ये उपायुक्त करेगा। कौन करेंगे? उपायुक्त, डीसी। तो 5 में जो ग्राम प्रधान की नियुक्ति है, तो किसी खास ग्राम में ही होगा ना, क्योंकि खास ग्राम में ही तो हम लोग का ग्राम प्रधान नहीं रहता है। तो खास ग्राम में रैयत या भूस्वामी आवेदन देंगे, किसी एक व्यक्ति का जिसको बनाया जाएगा उसमें सहमति लेना होगा 2/3 किसका, जमाबंदी रैयत का, और उसके बाद वो उपायुक्त को भेजा जाएगा। उपायुक्त फिर इसको अप्रूव कर देगा। तो ये हम लोग का होगा ग्राम प्रधान की नियुक्ति। समझ में आया? 6 में आई है। ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बाद ये समझ में आ गया ना? आया कि नहीं? फिर से समझा दीजिए सर। रैयत और भूस्वामी मिलके वो जमाबंदी रैयत में आवेदन 2/3 का सिलेक्शन करेंगे ना। तो मान के चलो जमाबंदी रैयत 90 है, तो 2/3 करेंगे तो कितना होगा इसका? 60 होगा। तो अगर 90 कैंडिडेट है जमाबंदी रैयत, तो 60 लोगों अगर सहमति देंगे, किसका? जो रैयत और भूस्वामी ने किसी व्यक्ति को ग्राम प्रधान बनाने के लिए खड़ा किया है, तो जो व्यक्ति को खड़ा किया गया वो व्यक्ति कौन खड़ा करेगा? रैयत और भूस्वामी। उसमें और वो वोट दिया जाएगा किसके द्वारा? जमाबंदी रैयत के द्वारा। अगर ये लोग 2/3 अगर सहमति बनाते हैं किसी व्यक्ति को ग्राम प्रधान बनाने के लिए, फिर वो प्रस्ताव कहाँ भेजेंगे हम लोग? उपायुक्त के पास। फिर उपायुक्त उसको फिर अप्रूव करके उसको ग्राम प्रधान नियुक्त कर दिया जाएगा। समझे? अब ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगा तो ग्राम प्रधान तो कभी ना कभी मरेगा भी ना, नहीं मरेगा? ग्राम प्रधान की मृत्यु पर, जैसे ग्राम प्रधान की मृत्यु होगा, तो कोई ना कोई उस व्यक्ति को या उस गांव को चलाने के लिए होना चाहिए कि नहीं, गांव का मुखिया। अरे होगा कि नहीं? ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जा रही है तो ग्राम प्रधान को आगे चलाने के लिए ग्राम प्रधान की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? हाँ। तो ऐसी स्थिति में फिर अगर इनकी मृत्यु हो रहा है, तो यहाँ पे जो भूस्वामी लोग होंगे उस गांव में, तो भूस्वामी लोगों को 3 महीने के अंदर आवेदन देना होगा, किसको? डीसी को। डीसी मतलब उपायुक्त साहब को, कि हमारे ग्राम प्रधान नहीं रहा, हमें
नया ग्राम प्रधान की आवश्यकता है, फिर उसी प्रोसेस से फिर बन जाएगा जो प्रोसेस इसमें है। तो ग्राम प्रधान की मृत्यु होती है तो भूस्वामी का ये कर्तव्य होता है कि 3 महीने के अंदर डीसी को या उपायुक्त को ये बताना है कि हमारे पास जो हमारा ग्राम प्रधान था वो अभी नहीं रहा है, हमें फिर से दोबारा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना है। समझ में आया? अब यहाँ जैसे ही नया बनेगा तो न्यू न्यू ग्राम प्रधान आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे न्यू ग्राम प्रधान आएगा तो जो भी यहाँ आएंगे वो किसी न किसी का निर्देश पर ही तो काम करेगा ना ग्राम प्रधान। तो जो निर्देश के आधार पर काम किया जाएगा, जो न्यू ग्राम प्रधान आ रहा है वो कुछ ना कुछ जो सरकार की चीजें हैं, चूंकि ये एसपीटी एक्ट लागू कौन कर रहा है? सरकार एसपीटी एक्ट लागू कर रहा है। एसपीटी एक्ट के तहत ही ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो रही है। तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति अगर एसपीटी एक्ट के तहत हो रहा है और एसपीटी एक्ट राज्य सरकार चला रही है, तो जो न्यू ये बनेंगे आपको ग्राम प्रधान, वो भी तो राज्य सरकार के दिशा निर्देश को पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है हम लोग का राज्य सरकार लागू कर रहा है। राज्य सरकार लागू कर रहा है तो अपना दिशा निर्देश तो देगा ना कि मुझे इस टाइप से चलाना है ये शासन व्यवस्था को या इस नियम को, वो बोलेंगे ना सरकार अपने अनुसार। हाँ। और जो नया प्रधान आया तो उसको भी तो ये बताना होगा ना कि भले आप नए हो लेकिन आपको सरकार के दिशा निर्देश पर काम करना होगा, ये बताया जाएगा ना। हाँ, अपना मनमानी नहीं चलेगा। तो ये वही चीज है। तो ये हम लोग का जो जो नया बना, जब ग्राम प्रधान की मृत्यु होती है तो भूस्वामी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो 3 महीने के अंदर अपना डीसी साहब उपायुक्त साहब से बात करके नया ग्राम प्रधान को बनाया जाए। अब जब नया ग्राम प्रधान बनेगा तो उसका एक कर्तव्य होगा कि वो अपना दिशा निर्देश गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार या राज्य सरकार की दिशा निर्देश के अनुरूप ही काम करेगा। कौन? हम लोग का नया ग्राम प्रधान। तो ये कौन सा होगा? ये धारा 7 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ कि ना? यस सर। बोरिंग लग रहा है? गुड। अब ऐसी स्थिति में जो ये वाला जो ग्राम प्रधान की मृत्यु हो रही है ना, जनरली जो ग्राम प्रधान की मृत्यु होते हैं उनके अपने फिर उत्तराधिकारी को ही घोषित किया जाता है ताकि मतलब वही काम संभाले। लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति होता है कि ग्राम प्रधान की मृत्यु होता है और उसका उत्तराधिकार को ना बनाकर किसी दूसरे फैमिली के या किसी दूसरे व्यक्ति को ग्राम का प्रधान बनाया जाता है। किसको बनाया जा रहा है? पहले जो पुराना ग्राम प्रधान था उसको उसको मृत्यु हो रही है। मृत्यु होती जैसे ही और उसका मान के चलो उनका बेटा बेटी कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो उसका उत्तराधिकार तो कोई नहीं होगा। या फिर अगर कोई है भी तो गांव की जनता इतना उनसे परेशान हो चुके हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि आप ग्राम प्रधान तो इनके परिवार के सदस्यों को नहीं बनने देना है। तो क्या करें? कोई दूसरा व्यक्ति को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, क्योंकि आदिवासी समाज, संथाल समाज, जो भी हम लोग का मूलवासी आदिवासी समाज है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लिए हुए बहुत पहले से है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग का धारा 8 लागू हो जाएगा। कौन सा धारा? धारा 8। धारा 8 में है कि इसमें नया ग्राम प्रधान जो पहले के उत्तराधिकार
नहीं होगा। तो इससे ग्राम प्रधान जो पहले का, जैसे मान के चलिए ग्राम प्रधान ये है, ठीक, इसकी मृत्यु हो जा रहा है, इसकी मृत्यु हो जा रहा है, तो मृत्यु होगा तो ये क्या हुआ, इस ग्राम में फिर कोई ग्राम प्रधान नहीं रहेगा, तो ये खास हो जाएगा। अब चूंकि गांव को चलाने के लिए कोई ना कोई ग्राम प्रधान को होना चाहिए, इसकी मृत्यु हो जाता है, लेकिन इसका भी उत्तराधिकार है, मतलब उसका बेटा बेटी जो भी है, बेटा है, लेकिन उसको यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। किसको? जिसकी मृत्यु होता है उसका उत्तराधिकारी को यहाँ नहीं लाया जा रहा है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ लाया जा रहा है। ये उसका परिवार का हिस्सा है क्या? ये परिवार का यदि नहीं, तो जितना भी जमीन से संबंधित जो कागजात था वो हम लोग के पास, किसके पास था? जो ग्राम प्रधान के पास था, ये के पास था कि नहीं? अगर इसकी मृत्यु हो जा रही है तो जो भी कागजात है उन्हीं के घर में होगा, तो उन्हीं के घर में होगा। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर सी को बना देते तो कागजात सब इसी के पास रहता कि नहीं पर रहता? जो उनके पिता के टाइम था वो अपने बेटे के टाइम वो भी उसी को यूज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन हम लोग क्या किए कि हम लोग एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का हम लोग जानते हैं, और हम लोग पता चला कि इनका परिवार उतना अच्छा सा है नहीं, तो हम लोग दूसरा उत्तराधिकार जो बनाएंगे, दूसरा जो नया ग्राम प्रधान बनाएंगे वो हम लोग डी को बनाए, और ये इसके परिवार का पार्ट नहीं है। तो अब इनको तो पूरे गांव के लोगों का जो जो कागजात है उसका अभी किसके पास होना चाहिए? इसके पास होना चाहिए कि ये लोग के पास ही रहना चाहिए? डी के पास होना चाहिए। तो चूंकि ये तो अपना देगा नहीं, क्योंकि इसका आपस में दुश्मनी होगा कि नहीं होगा जब ये ग्राम प्रधान बनेगा? तो आप ग्राम प्रधान बने, आपको हटा कर आपका पूरा गांव का नक्शा आपको दे दिया सरकार ने, ये आपका गांव का नक्शा, ये इसको संभाल के रखना है। अगले साल आप चुनाव में हार गए तो जो नया बना तो क्या आप उसको दीजिएगा? और वंदना ये बंद करिए अपना। तो जो नया है उसको नहीं देगा ना, ये इसके पास जो कागजात हो इसको नहीं ना देगा जी? देगा क्या? नहीं देगा। तो जो गांव के आदमी हैं, गांव का जो भूस्वामी है, उनको तो अपना कागजात है ना भाई, तो वो क्या करेगा? चलो ये नहीं दिया तो ये फिर किसको दे देगा? जो नया बना उसको दे देगा। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? तो जो नया ग्राम प्रधान बनेगा, जो उत्तराधिकार के इतर, ये जो नया ग्राम प्रधान बनना, ये उत्तराधिकार के इतर है। उत्तराधिकार के इतर मतलब उत्तराधिकार के अलावा ये बना है। तो वैसी स्थिति में भूस्वामी के पास एक कर्तव्य होता है कि आप 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जो नया ग्राम प्रधान बना उसको अपना कागजात या अधिकार अभिलेख जो भी है वो आप इसको दे दीजिए, ताकि वो अपने राज्य के बारे में, अपने गांव के बारे में जो भी जमीन जायदाद है सबकी जानकारी जिसको हम लोग नया बनाए हैं उसको पता चले आखिर क्या है। समझ में आया? कहीं कुछ डाउट? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कहानी टाइप से समझना है। समझ में आ गया ना? कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 8 में पहुंचे ना। आइए हम लोग 9 में आते हैं। ग्राम प्रधान को पदांतरण का अधिकार नहीं है, रहता है। पदांतरण का अधिकार नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि मैं अगर ग्राम प्रधान हूं तो मैं अपने बच्चों को नहीं बना सकता हूं। अगर ग्राम प्रधान है और ये उनका बेटा है, तो ये अपने चाहने से
इच्छा से इसको ग्राम प्रधान नहीं बना सकता है। किसको? अपने बेटा को या अपने चाहता को ये ग्राम प्रधान नहीं बना सकता है। कौन? हाँ, तो जो भी होगा वहाँ नियम कानून के आधार पर ही वहाँ पे जो नियम है उसी के आधार पर बनाया जाएगा। ग्राम प्रधान अपने इच्छानुसार या अपने जो प्रिय है उसको ग्राम प्रधान नहीं बना सकता है। ये सब डिसाइड करेगा गांव के जनता। ये हम लोग किस में है? 9 नंबर में है। अब 10 में है ये। यहां तक समझ में आ गया ना? 10 में है कि मान के चलिए कोई बंजर भूमि है। कौन सा भूमि है? जो हर साल ठीक ठाक खेती बाड़ी होता है, जहां पे चावल अच्छा खासा उगाया जाता है क्या प्रत्येक साल? हाँ कि नहीं? तो वही तो पूछ रहा हूँ, हाँ कि नहीं? हाँ, गुड। तो इसलिए थोड़ा चौकन्ना भी रहना है कि चुपचाप मैं बोलते जा रहा हूँ, हाँ से हाँ नहीं मिलाना है। तो बंजर भूमि उसको कहेंगे जहाँ खेती बाड़ी नहीं होता है। इसको हम लोग पड़ती भूमि भी बोलते हैं। हाँ कि नहीं? कि जहाँ पे कुछ खेती बाड़ी नहीं होता है। तो अगर ऐसी भूमि में कोई रैयत अगर इसको आबाद कर दे रहा है, हरियाली कर दे रही इस क्षेत्र को, किसको? बंजर भूमि या पड़ती भूमि को, तो उस रैयत या उस जगह को बोला जाता है अपरिवर्तनीय रैयती जोत। क्या बोला जाएगा? अपरिवर्तनीय रैयती जोत। किसका फोन आ रहा है जितना? तो बंजर भूमि या पड़ती भूमि जिसका उपयोग करके रैयत उसमें हरियाली खेती बाड़ी कर दे रहा है, इतना मेहनत से अगर किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिवर्तनीय रैयती जोत। और ये क्यों कहेंगे? परिवर्तनीय का मतलब होता है कि वो न्यायालय में जा सकते, कुछ केस विवाद हो सकता है। लेकिन अपरिवर्तनीय का मतलब है कि केस विवाद से परे है। तो अगर कोई बंजर भूमि है, अगर वो खेती कर रहा है रैयत, तो ये रैयत का वो जमीन हो जाएगा। ये जमीन जो आबाद करेगा, अगर ये पूरा आबाद हो जाएगा, ये अगर आबाद कर दे रहा है, कौन? कोई रैयत ही करेगा। तो ये जो जगह होगा उससे इसको कभी बेदखल नहीं किया जा सकता है। कभी भी बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर मान के चलिए मेरे एरिया में कोई टांड है, वहां पे खेती बाड़ी कभी कुछ नहीं हुआ, पूरा पत्थर वत्थर से बना हुआ है। मैं मेहनत करके वहां पे मिट्टी डाल के या मिट्टी खोद के अगर उपजाऊ बनाता हूँ, तो वो जमीन मेरा हो जाएगा और मेरे को वहां से कोई हटा नहीं सकता है। तो ये वही है, अगर बंजर भूमि और पड़ती भूमि है और अगर उसमें कोई रैयत आबाद कर देता है, तो उसको कभी बेदखल नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा धारा में है? कौन सा? धारा 10। धारा 10। गुड। 11 में कोई रैयत अगर कुछ अपने नियम के अनुसार अगर काम नहीं करता है, तो उसमें हम लोग जुर्माना लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कोई गांव का सदस्य गांव के मालिक के बात को नहीं मानेगा, कुछ प्रथाएं नहीं मानी जाएगी, कुछ होता नहीं, जैसे आज मान के चले ग्राम पूजा है। आप लोग के गांव में ग्राम पूजा होता है कि नहीं होता है? झारखंड में रहते हैं कि नहीं आप लोग? सब शहरों में रहते हैं। तो जो ग्राम पूजा होता है, तो उस दिन हम लोग के साइड एक नियम है कि जिस दिन ग्राम पूजा होगा
उस दिन जब तक पूजा नहीं होगा तब तक ना तो जमीन खोदी जाएगी, ना हल चला जाएगा, ना ही चूल्हा फूका जाता है। कुछ सब काम बंद रहता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया गलती से या चालाकी से तो उस पर जुर्माना लगता है। तो वही अगर जुर्माना, यही पे बात कर रहे 11 नंबर में, अगर ऐसा कोई जुर्माना होगा तो उसको ग्राम प्रधान फंड एक होता है, निधि होता है, ग्राम प्रधान पुरस्कार निधि। तो जो भी जुर्माना होगा वो इस फंड में लगाया जाएगा अगर कुछ जुर्माना लगा। और ये ग्राम प्रधान का जो पुरस्कार निधि जैसे फंड में लागू होगा, अब इसका कहाँ उपयोग किया जाएगा, इसके उपयोग पर, ये उस पे उपयोग कहाँ होगा ये डिसाइड करेगा हम लोग का उपायुक्त। समझ में आया बात? ये हम लोग का किस में लिखा हुआ है? 11 नंबर में। कितना नंबर में लिखा हुआ है? 11 नंबर। हाँ, तो जो अध्याय हम लोग का 2 चला था, 2 अध्याय किसके बारे में था? ग्राम प्रधान और मूल रैयत। ग्राम प्रधान और मूल रैयत जो ये चला था हम लोग का 5 से लेकर 11 तक, इतना ही चला था ना? हाँ कि नहीं? यहां तक किसी कुछ डाउट? 2 अध्याय हम लोग का अब तक हो चुका है। सर ग्राम पूजा वाला समझा दीजिए थोड़ा सा। आप लोग के गांव में ग्राम पूजा नहीं होता है? होता है सर। हम लोग के गांव में जो ग्राम पूजा होता है, साधना स्थल या जाहिर एरा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे जो पूजा होता है, जो पुराने वृक्ष के यहाँ पे, तो जिस दिन पूजा होता है उस दिन जो वहाँ बलि होता है ना, मुर्गी या भेड़ा, जो भी जिस गांव में जैसा रहता है, तो जब तक यहाँ पूजा नहीं होगा तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, घर में हल, मतलब गांव में हल नहीं जोता जाएगा। और ये सब मतलब कुछ कुछ है वहां पे पाबंदी रहता है। चूल्हा नहीं जलाना है, हल नहीं चलाना है, जमीन किसी भी तरीके से नहीं खोदना है, कुछ भी काम नहीं करना है उस दिन जब तक वहां पूजा नहीं होता है। और अगर इस पूजा नहीं होने से पहले कोई काम स्टार्ट कर देता है या किसी के घर में अगर मतलब खाना पीना बनाना शुरू हो जाता है तो फिर उस घर में फिर कुछ जुर्माना लगाया जाता है गांव के द्वारा। तो वो जैसे इस टाइप से जुर्माना है, वही एसपीटी एक्ट हम लोग का 11 में बोल रहा है कि जो भी रैयतों पर जुर्माना लगाया जाएगा उसको ग्राम प्रधान पुरस्कार निधि एक फंड होता है वहां जमा कर देना है। और जितना भी पैसा होगा वहां जमा होगा इस टाइप से जुर्माना वाला, और उसको फिर उपायुक्त ये निर्णय लेंगे कब इसको या किसको, मतलब किसको दिया जाएगा या किस काम में इसका उपयोग किया जाएगा, ये हम लोग का उपायुक्त डिसाइड करेंगे। और ये जो हम लोग का उल्लेख है धारा 11 में उल्लेख है। समझे? समझे कि नहीं प्रियंका? ये सर समझ गए, जो जुर्माना लगा जाएगा वो धारा 11 में। हाँ, धारा 11 में है और उसके आधार पर एक ग्राम प्रधान फंड होता है, वहां उसको रखा जाएगा। और जो डीसी साहब होंगे हम लोग का उपायुक्त, वो डिसाइड करेंगे कि जो पैसा जुर्माना है वो कहाँ उसका यूज किया जाएगा। अभी तक हम लोग 9 अध्याय और 72 धाराएं के बारे में हम लोग को पता है कि हमारा एसपीटी में इतना है। और ये 1949 में शुरू हुआ है, जिसमें से 1 2 3 में हम लोग आज 2 अध्याय किए हैं। पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक था और दूसरा अध्याय 5 से लेकर 9 तक था। 9 से, सॉरी, 5 से 11 था। ये हम लोग प्लान किए थे आज कराएंगे, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि ये और लंबा खिंचाएगा। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बस इसके ऊपर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना? एक में क्या है? प्रारंभिक है, प्रसार है, संक्षिप्त नाम है। प्रारंभिक, प्रारंभ कौन करेगा? राज्य सरकार। संक्षिप्त नाम क्या है इसका? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 संक्षिप्त नाम है। प्रसार है, ये 6 जिलों में है जो संथाल परगना में अवस्थित है अभी। और
ये धारा 2 में है कि वापसी, अगर मान के चलिए दुमका में लगा हुआ है, दुमका में किसी कारणवश वो एक्ट को हटाना पड़ रहा है कुछ क्षेत्र के लिए, मान के चलिए वहां कुछ इंडस्ट्री लागू करना है, इंडस्ट्री बैठाना है, तो वहाँ वो एरिया को हटाना होगा तभी तो वहाँ इंडस्ट्री बैठेगा। तो इसलिए कुछ क्षेत्रों को वहाँ हटाना ये राज्य सरकार डिसाइड करती है कि किसी जिले को या कि पूरे प्रमंडल को किसी नियम को चेंज करना है या हटाना है। ये हम लोग का धारा 2 में है। धारा 3 में है निर्वासित करना। कोई नियम कानून जो एसपीटी को ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसे कानून को फिर से हम लोग को मतलब उसको शून्य घोषित करना है जहां तक एसपीटी को ओवरलैप करेगा। चौथा में हम लोग परिभाषाएं देखें जिसमें रैयत, खास ग्राम और जो भी मतलब जितनी भी परिभाषाएं एसपीटी के अंदर जितनी भी शब्दावली है सबकी परिभाषाएं हम लोग का किस में मिलेगा? धारा 4 में। इतना हम लोग का अध्याय 1 में है। अध्याय 2 में है ग्राम प्रधान और मूल रैयत, जिसकी धारा है 5 से लेकर 11 तक। 5 में क्योंकि हम लोग खास ग्राम का मतलब होता है कि वैसा ग्राम जहां ना तो मूल रैयत है और ना ही ग्राम प्रधान है। तो अगर किसी ग्राम में अगर उसका मेन रैयत और ग्राम प्रधान नहीं रहेगा तो उस गांव को चलाना मुश्किल है। तो इसलिए ग्राम प्रधान में मतलब खास ग्राम में ग्राम प्रधान की नियुक्ति आवश्यक है। तो इसलिए 5 नंबर में क्या है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति। और ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करेगा? गांव के जो रैयत होंगे और भूस्वामी होंगे वो प्रस्ताव पारित करेंगे जिसमें 2/3 जो आपको सहमति किसका चाहिए? जमाबंदी रैयत का। और जब सहमति होगा तो फिर वो उपायुक्त को वहां भेजा जाएगा और इस तरीके से अप्रूवल मिलने के बाद वो ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो जाता है। छठा में बोलेगा नियुक्ति के बाद उसका मृत्यु भी कभी ना कभी हो ही सकता होगा ही, निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में जब मृत्यु होती है तो भूस्वामी के पास ये कर्तव्य है कि डीसी साहब को या उपायुक्त साहब को बतलाया जाए कि आज हमारे ग्राम प्रधान नहीं रहा, हम लोग को फिर से ग्राम प्रधान की आवश्यकताएं हैं। तो ये हम लोग का छठा में बोलेगा। 7वां में बोलेगा कि नियुक्ति मृत्यु। 7वां में उत्तराधिकार वाला कि जब भी इसका मृत्यु हो रहा है तो उसमें कुछ उत्तराधिकारी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उत्तराधिकारी होगा तो उत्तराधिकारी होगा तो किसका बात सुनेंगे? किसका बात सुनेगा? कौन सी सरकार का? झारखंड राज्य सरकार का। ठीक, जो उत्तराधिकारी बना। लेकिन 8 नंबर में आएगा कि अगर मान के चलिए जो उत्तराधिकारी है वो इसका खुद का बेटा ना होकर किसी दूसरों का हम लोग अगर उत्तराधिकारी बनाते हैं, नया ग्राम प्रधान बनाते हैं जो पहले का था उसका परिवार का हिस्सा नहीं रहा, तो ऐसे में इसको कागजात चाहिए कि नहीं चाहिए गांव का भूस्वामी लोगों का? तो इसमें जो नया ग्राम प्रधान बनेगा उसको कागजात पहुंचाना भूस्वामी का कर्तव्य होगा कि 3 महीने के अंदर जितना भी कागजात है उसको पहुंचाया जाए। 8 नंबर में हो जाएगा। 9 नंबर में है कि कोई भी ग्राम प्रधान अपना पदांतरण मतलब पदांतरण नहीं कर सकता है। अगर मैं ग्राम प्रधान हूं तो मैं अपने चहेतों को ग्राम प्रधान नहीं बना सकता हूं। ये किस में बता रहा है? 9 में। 10 में बोल रहा है कि अगर मैं खेतीहर हूं, मैं मेहनती हूं और मैंने बंजर भूमि को या पड़ती भूमि को हरियाली आबाद वाले भूमि में तब्दील कर दिया हूं तो ये मेरा अधिकार है कि उससे सरकार मेरे को बेदखल ना कर सके। तो वही चीज है 10 में। अगर कोई रैयत किसी बंजर या पड़ती भूमि को आबाद वाले भूमि में या उपजाऊ भूमि में तब्दील कर देता है तो उसको किसी भी परिस्थिति में बेदखल नहीं किया जा सकता। ये हम लोग का धारा 10 में बोल रहे हैं। 11 में बोल रहे हैं अगर कोई रैयत किसी भी जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती कर दी तो उसको जुर्माना लगेगा और जुर्माना जो लगेगा वो हम लोग का ग्राम प्रधान पुरस्कार निधि फंड में जमा हो जाएगा और उसमें कहाँ उपयोग करना है ये डिसाइड करने का काम किसका है? हमारे डीसी साहब, उपायुक्त का। तो मुश्किल से हम लोग को ये 5 मिनट का जो सामरी पढ़े उसको समझने के लिए हम लोग कितना टाइम लग गया? 1 घंटा लगा कि नहीं लगा? अरे हाँ कि ना?
तो इसका मतलब वही है कि अभी हम लोग समझने के लिए भले टाइम दे रहे हैं 1 घंटा, जिसमें सर दो 18-10 में जो है वो जमीन जो बंजर जमीन होगी वो अपना होगा कि किसी और का होगा? बंजर भूमि जैसे कोई टाट टिकर है, वो किसी का जमीन नहीं होता, वो खास जमीन होता है। तो उस जमीन में अगर आप अपना खतियान करके अपना आबाद कर रहे हो तो वो फिर अपना हो जाएगा फिर। तो उसमें से नहीं होता सर। हाँ, वो चीज है। इसका मतलब हम लोग है कि जो 5 मिनट में पढ़े उसको 1 घंटा इसलिए लगे कि समझने के लिए, और जब समझने के बाद जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो मात्र ये 5 मिनट का सेशन होगा। यही पता चल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगे तो लगने दीजिए, लेकिन जब सब कुछ समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। पता चल रहा है ना। 1 महीना इस टाइप से जुड़िए, सीएनटी और एसपीटी का फिर टेंशन कभी नहीं आएगा जेपीएससी में। इस लेवल पे हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक ना। बाकी आप लोग का डिस्कशन जो ग्रुप है वो डिस्कशन करिए आप लोग। और नंबर इतना कम क्यों आ रहे हैं टेस्ट में, बताइए थोड़ा आप लोग।